आप लोगों को मेरे चैनल उमेश सर BTK में फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं अध्याय 12 कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आसन कोण और रेखीय युग्म कोण को। इसमें दिया हुआ है आसन कोण क्या है और रेखीय युग्म कोण क्या है। इन दोनों के एक बार हम लोग जान लेते हैं। उसकी परिभाषा जो दिया हुआ है दोनों का मैं पहले ही लिख चुका हूँ। जैसे दिया हुआ आसन कोण का परिभाषा, जब उभयनिष्ठ भुजाओं के दोनों ओर एक ही शीर्ष पर बने दो कोणों को लेते हैं तो इस प्रकार के कोण को आसन कोण कहते हैं। इन दोनों परिभाषा जो दिया गया है उसे आप लोग लिख लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। परीक्षा में अक्सर परिभाषा के रूप में पूछा जाता है और इस पाठ में हम लोग को परिभाषा ही अधिक ध्यान देना है, समझना है और आप लोग को अभ्यास करना है। बिना अभ्यास के थोड़ा सा परेशानी होगा, इसलिए थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर एक ही शीर्ष पर बने दो कोणों को लेते हैं, इस प्रकार के कोण को आसन कोण कहते हैं। तो हमारे पास हम लोग एक चित्र बना देते हैं। ये हमारे पास एक चित्र बना है इस प्रकार का। इसका नामांकन कर देते हैं हम लोग ABCD। ऐसा चित्र बना हुआ है। तो हम लोग इसमें उभयनिष्ठ भुजा दिया है। जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर, यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग इसमें बीच को लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ओर को बन रहा है, इसके नीचे तरफ भी और ऊपर साइड भी क्या बन रहा है, कोण देखिए यहाँ पे बन रहा है। तो नीचे का कोण क्या है, क्या नाम दे सकते हैं इसको हम लोग, ABC। क्या नाम हो जाएगा, नीचे का में ABC ये कोण है। और कोण को हम लोग हमेशा जहाँ भी बनता है उसको बीच में ही लिखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ कोण बना हुआ है तो हम लोग यहाँ पे बीच में लिखे, या इसको हम लिख सकते हैं CBA, मतलब किसी भी तरीका से, लेकिन एक क्रम में ही लिखना है। मतलब गोल घूमेंगे लगातार। CBA कोण क्या हो जाएगा, CBA। मतलब नीचे जो बना हुआ है, मतलब एक इसके नीचे बना हुआ है BC, मतलब इसमें देखिएगा BC दोनों में आ रहा है, जैसे यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब ऊपर के साइड में दिया हुआ है, ऊपर के साइड का कोण का नाम क्या हो जाएगा, ऊपर में जो दिया हुआ है क्या आ जाएगा इसका नाम, इसी की तरफ से लिखेंगे। तो ये जो कोण बना हुआ है कहाँ पे बना हुआ है, ऐसे ये त्रिभुज से लेकर यहाँ तक दो कोण है, एक कोण है और ये दूसरा कोण है। तो इसका नामकरण क्या कर सकते हैं, CBD। कोण क्या हो जाएगा, CBD, या इसका दूसरा नामकरण क्या कर सकते हैं, DBC। क्या हो जाएगा, कोण DBC। अब देखिए यहाँ पे ये उभयनिष्ठ भुजा है, देखिए सभी मतलब चारों कोण में अपने को मिल रहा है। और ये जो कोण जो बना हुआ है दोनों ओर बन रहा है। ऐसा कोण अगर हमारे चित्र में अगर पाया जाएगा तो ऐसा कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। जैसे दिया हुआ है उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर एक ही शीर्ष पर, मतलब उभयनिष्ठ भुजा है हमारा एक शीर्ष है, ये शीर्ष है, इसके दोनों ओर बने कोण को लेते हैं। मतलब दोनों ओर, एक नीचे की ओर है और एक ऊपर की ओर है। इस प्रकार के कोण को क्या बोलते हैं, आसन कोण बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसी का नामकरण कर दें, कैसा कर दें, दूसरा नामकरण क्या हो सकता है, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
बी सी, क्या लिख सकते हैं कोण ए बी सी, ये कोण बन जाएगा यहाँ से ए बी सी, जैसे यहाँ पहली बनाया है वो कोण बन रहा है। और दूसरा कोण क्या बनेगा ए बी डी, कोण ए बी डी। तो अगर हम लोग ऐसा नामकरण करते हैं तो ये क्या होगा, ये आसन कोण नहीं कहलाएगा, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर बोल रहे हैं। अब उभयनिष्ठ भुजा क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है इसमें भी, लेकिन इसके दोनों ओर नहीं आ रहा, मात्र जो कोण है ऊपर की ओर जा रहे हैं। एक ठोकर बन जाएगा ये भी, और दूसरा कोण जो बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा, ये वाला कोण है ए बी डी, ये बड़ा वाला कोण है, दूसरा नंबर कोण। तो ऐसा कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, आसन कोण नहीं बोलेंगे। आसन कोण के लिए नामकरण हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से। तो ऐसा अगर चित्र होगा तो हम उसका नामकरण क्या करेंगे, बताए चित्र में बताए अनुसार आप लोग नामकरण करने का प्रयास कीजिएगा। और एकाध एक चित्र बतला देता हूँ आप लोग को, कोई और एक चित्र ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। कोई भी नाम दे दें, यहाँ लिख देते हैं अ ब स द। यहाँ एक कोण बना, पहला कोण ये क्या है, दूसरा कोण। अगर आसन कोण का नामकरण है, अगर परिभाषा बोलता है आसन कोण बनाइए, तो हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, द ब स, पहला कोण क्या बन जाएगा, द ब स, मतलब या लिख सकते हैं स ब द, स ब द, ऐसा लिखा जाएगा। और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, स ब अ, ऊपर का कोण है, एक नंबर है ये, दूसरा नंबर कोण ब स अ, या अ ब स, कुछ भी लिख सकते हैं, अ ब स, जैसा भी लिखें। हमारा ये वाला कहाँ आ रहा है, बीच में ही आएगा, स ब अ, स ब अ। तो ये हमारा क्या हो गया, आसन कोण हो गया है। तो आप लोग इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा समझिएगा और अब बार बार अभ्यास कीजिएगा ताकि आसन कोण समझ में आ जाए। अब नीचे दिया हुआ है, सेम है, अब इसमें दिया हुआ है, इसको मैं नहीं मिटा रहा हूं, मैं मिटाऊंगा सोचा था लेकिन नहीं मिटा रहा हूं। रेखी युग्म कोण, रेखी युग्म कोण क्या है, इसमें देखते हैं क्या दिया हुआ है, आसन कोण की वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए मतलब यहाँ पर हम लोग जो करेंगे वो क्या होगा, आसन कोण की वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। देखिए हमारे पास यहाँ उभयनिष्ठ था, इसमें क्या होगा, उभयनिष्ठ नहीं है, एक ही सरल रेखा में हो, मतलब हमारे पास एक सरल रेखा होगा उसमें बनेगा, और उनसे बनने वाले आसन कोण रेखी युग्म कहलाते हैं। मतलब एक सरल रेखा में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, रेखी युग्म, लेकिन शब्द दिया हुआ है एक सरल रेखा में वो दोनों कोण होना चाहिए। अर्थात जब दो आसन कोणों के मापों का योग 180 अंश और जब उन दोनों कोण को नापेंगे तो कितना होना चाहिए, कोण का माप 180 अंश। तो देखिए कैसा चित्र बनेगा उसका, हमारे पास एक सीधा लाइन आ जाएगा, ये है 180 अंश का कोण। रेखी युग्म में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, उसमें हम लोग कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे और ये इसका नामकरण कर दिए यहाँ पे। तो यहाँ जो बनने वाला कोण है, अगर हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो नंबर कोण 1 और नंबर कोण 2, अगर कोण 1 और कोण 2 को जोड़ते हैं तो कितना आना चाहिए, 180 अंश। अगर दोनों को जोड़ने से 180 अंश आएगा तो क्या कहलाएगा,
रेखीय युग्म कोण। और इसमें जो दिया हुआ है दोनों कोण का योग 180 अंश नहीं है, मतलब 180 से क्या होगा, छोटा होगा। अगला चित्र हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं इस टाइप का, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये आसन कोण के लिए। लेकिन रेखीय युग्म में क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा ही होगा। और इसका परिभाषित कैसे करेंगे नामकरण, जैसे हो गया एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, तो नामकरण क्या हो जाएगा, एम एन ओ कोण एम एन ओ धन कोण ए ओ एन पी, ओ एन पी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, 180 अंश। तब वो क्या कहलाएगा, रेखीय युग्म कोण। इसमें उभयनिष्ठ भुजा की आवश्यकता नहीं है। इसमें हमको क्या ध्यान देना है कि दोनों कोण का योग क्या होना चाहिए, 180 अंश। और इसमें क्या दिया हुआ है, दोनों कोण का मान नहीं दिया हुआ है, कितना होना चाहिए। इसमें निश्चित है कि क्या होगा, 180 अंश ही होगा। इसमें हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, अगला ऐसा। अब जान होंगे कि अगर बीच में लिखा हुआ है तो क्या होगा, ये भी 90 अंश का है, ये भी 90 अंश का, और दोनों 90-90 को जोड़ दे रहे हैं तो कितना होगा, 180 अंश। इस प्रकार आसन कोण और रेखीय युग्म कोण में अंतर आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग कॉपी में लिखकर बढ़िया से अभ्यास कीजिएगा। आसन कोण की वे भुजा जो उभयनिष्ठ नहीं है, एक सरल रेखा में हो, मतलब देखिए उभयनिष्ठ नहीं है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा में हो, और उनसे बनने वाले आसन कोण को रेखीय युग्म कहते हैं। यहाँ पे जो बना हुआ है ये, अर्थात जब दो आसन कोण के मापों का योग दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 अंश, तब उसे क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म कोण। यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम लोग आगे समझते हैं शीर्षाभिमुख कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण। तो यहाँ पे दिया हुआ है शीर्षाभिमुख कोण में, जब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए ऐसे दो कोण जिनमें कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो तो उसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वहाँ पे 4 कोण बनते हैं। जैसे हमारे पास एक सरल रेखा है, मान के चलिए एक सरल रेखा है ये और ये सरल रेखा हो गया। अब यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को क्या किए, बिंदु O पे प्रतिच्छेद कर दिए, तो नाम हो जाएगा ए ओ डी, यहाँ लिख देते हैं C और ये D। तो यहाँ पे एक सरल रेखा था AD और दूसरा सरल रेखा क्या था BC। वो एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद किए, ऊपर। तो ऐसे रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अरे शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जैसे यहाँ पे 4 कोण बन रहे हैं, जैसे क्या क्या कोण है, जैसे AOB कोण AOB के विपरीत क्या हो जाएगा, उल्ट नीचे साइड क्या हो जाएगा, COD कोण COD, मतलब AOB के उल्टे साइड में, मतलब नीचे साइड में क्या है COD, या बोल सकते हैं COD के ऊपर में क्या है AOB। देखिए COD के ऊपर क्या है AOB। अगर हम लोग इसको दूसरी तरफ से नाम करना चाहते क्या हो जाएगा, AOC
ओ सी के जस्ट विपरीत में क्या है, बी ओ डी। कोण बी ओ डी इस प्रकार का कोण बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। और जो बनने वाले कोण है वो क्या होंगे, जो शीर्षाभिमुख में होंगे वो समान होंगे, मतलब कोण 1 के बराबर, ये कोण 2 होगा। और यहाँ पे जो भी बनेगा कोण 3 के बराबर क्या होगा, कोण 4। मतलब इसके बराबर ये होगा और पहले के बराबर में ये पहला कोण, मतलब दोनों कोण आपस में क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। कैसे बनते हैं हम लोग, एक ही प्रतिच्छेदी बिंदु पर बनते हैं और बनने वाले कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। विपरीत दिशा में, मतलब ए ओ बी के विपरीत में क्या बना हुआ है, सी ओ डी। और ए ओ सी के विपरीत में क्या बना है, बी ओ डी। तो शीर्षाभिमुख कोण लगभग क्लियर हो चुका है। इसमें कोई भी भुजा देखिए उभयनिष्ठ नहीं है, भुजा होने से कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें उभयनिष्ठ होना आवश्यक नहीं है। एक बार कचरा हो गया है, मिटा के पुनः लिख देता हूं, ए ओ बी सी ओ डी होता है। अगला है पूरक कोण। जब दो कोणों का माप एक समकोण या 90 अंश हो तो प्रत्येक एक दूसरे के प्रत्येक एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। पूरक कोण क्या है, दो कोण को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे कि हमारे पास एक कोण है ऐसा, ये बीच में एक कोण बन जाएगा, और ये तो दोनों को जोड़ेंगे, कोण 1 को और कोण 2, तो दोनों का मान क्या होना चाहिए, 190 अंश। कोण 1 धन कोण 2 बराबर 90 अंश। उसी प्रकार दिया हुआ है समपूरक कोण। दोनों मतलब एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। ये क्या है, जब दो कोणों के मापों का योग क्या होगा, दो समकोण मतलब एक समकोण कितना होता है, 90 अंश का, तो दो समकोण क्या हो जाएगा 180 अंश का। मतलब ये क्या हो जाएगा, रेखीय युग्म कोण। लेकिन शर्त क्या दिया है, दोनों को जोड़ने से क्या होना चाहिए, 180 अंश। कोण ये और ये ऐसा, कोण 1 धन कोण 2, कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। नामकरण क्या है, कैसे कर सकते हैं, ए ओ बी सी, तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखे हैं तो इसका नामकरण क्या लिख सकते हैं, सी ओ बी। कोण सी ओ बी धन बी ओ ए, बी ओ ए, दोनों का योग क्या होगा 90 अंश। मतलब ये क्या है, हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेखीय युग्म कोण और आसन कोण। तो ये आसन कोण हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकता है, एक आध दो तो आसन कोण भी बन सकता है। लेकिन पूरक कोण में क्या होना चाहिए,
जो भी कोण होगा वो क्या होगा, जोड़ने से 90 अंश का आएगा। और संपूरक कोण में क्या होगा, दोनों कोण को जोड़ने से क्या आना चाहिए, 180 अंश। अगर नामकरण हम लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं, कर लीजिएगा। और इसमें एक चीज जानना है कि मान चले हमारे पास यहाँ पे कोई कोण दे दिया, हमारे पास से कोण दिया हुआ है 40 अंश, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने से क्या आएगा, 90। तो 40 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। जो पहला दिया हुआ है 40, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 लाना है। हम लोग क्या करेंगे, 90 में 40 को कितना हो जाएगा, 50। यहाँ पर लिख सकते हैं इसका 50। आप लोग चाहे तो मौखिक भी लिख सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार संपूरक कोण में क्या होगा, अगर क्या होगा, एक कोण कोई भी दिया हुआ, अगर इसको बोल दिया 120 अंश का है तो ये क्या हो जाएगा, 60 अंश का कोण। और दोनों को जोड़ने से क्या आना चाहिए, 180। और देख लीजिए 120 में 60 क्या हो जाएगा, 180। आप लोग अभी जो भी लिखाया जा रहा है उसको बढ़िया से कॉपी में लिखिएगा और बार बार पढ़ के अभ्यास कीजिएगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो ये बहुत ही जल्द क्या करेंगे, उसको भूल जाएंगे। अभ्यास की सख्त आवश्यकता है और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, ताकि नेक्स्ट कक्षा में आपको क्या होगा, आसानी होगा। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब प्रश्नावली से संबंधित सवालों को हल करते हैं। इसमें प्रश्न 1 नंबर में दिया था, निम्नलिखित कोणों के परिभाषा लिखिए, जिसको मैंने पहले आप लोगों को बतला चुका हूं। तो इसलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित कोणों के पूरक कोण बतलाइए। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कोण, उसका क्या करना है, हम लोग को पूरक कोण बतलाना है। तो पूरक कोण का परिभाषा क्या था कि दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 अंश। तो यहाँ एक कोण दिया हुआ है तो दूसरा कोण को ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ जैसे हम लोग हल लिखते हैं, पहला तो यहाँ 40 अंश, तो 40 अंश है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पूरक कोण की परिभाषा से दोनों कोण का योग क्या है, 90 अंश। क्या हो जाता है, एक को बदला दे रहा हूं, दोनों थोड़ा जगह छोटा हो जा रहा है। एक दिया हुआ है 40 अंश, तो पूरक कोण की परिभाषा से लिख देंगे, पूरक कोण की परिभाषा से क्या होता है, दो कोण का योग, मतलब कोण 1 धन कोण 2 बराबर 90 अंश। तो हमारे पास कोण एक दिया हुआ है 40 अंश, यहाँ कितना हो जाएगा, 40 धन कोण 2 बराबर 90। तो हम इस 40 को क्या कर देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे, तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 90 ऋण 40 बराबर 50। मतलब हम लोग इसको इस प्रकार से भी हल करके लिख सकते हैं। और अगर चाहे तो डायरेक्ट बतला सकते हैं कि 90 में 50 को घटा दिए, 90 दिया हुआ है, 50 घटा देंगे, शून्य कितना आ जाएगा, 40। तो बोल सकते हैं 50 का पूरक क्या हो जाएगा, 40 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर यहाँ दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, 60 में कितना जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो पुनः यहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 में 60 को घटा दीजिएगा, 0 और 1 3 प्राप्त हो जाएगा।
75 में यहाँ फिर दिया हुआ है 90 में 75 को भी घटा सकते हैं, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 15। और फिर अगला है 0 में 90 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 90, मतलब 0 का निम्नलिखित कोण में पूरक कोण बताइए, मतलब 0 का पूरक क्या हो जाएगा, 0 का पूरक क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिए, अभ्यास कीजिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। शून्य का पूरक क्या होता है 90 MC होता है, और 70 का पूरक क्या हो जाएगा, 0 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 ही जोड़ेंगे तो अपना 90 होगा, क्योंकि हमको दोनों कोण लेना है, एक कोण 0 है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 90 अंश। तो 70 में 90 को घटा दिए तो कितना मिलेगा 90, इन दोनों का योग क्या हो रहा है 90 आ रहा है। ये हमारा क्या हो गया पूरक कोण। इसी प्रकार से अगला दिया हुआ है समपूरक कोण। तो एक ठो को हल करते हैं, बाकी शॉर्टकट तरीका में प्रयास करेंगे। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा 110। तो लिख सकते हैं पहले सवाल की तरह समपूरक कोण की परिभाषा से, समपूरक कोण की परिभाषा से क्या होगा, कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश। हमारे पहला कोण कितना दिया हुआ है 110 अंश, धन कोण 2 बराबर 180। इसको हम लोग पक्षांतर कर देंगे तो कोण 2 बराबर कितना मिल जाएगा 180। 110 घटा दिए कितना आ गया 70। तब लोग इस तरीका से भी हल कर सकते हैं। और सीधा एकदम शॉर्टकट करना चाहे जैसे मैंने बगल में बतलाया है वैसी करेंगे। क्या करेंगे, समपूरक कोण का मान कितना होता है 180। तो सभी सवाल को चलिए पहला का आंसर हो चुका है। अब अगर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 को हल करना है तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये शॉर्टकट विधि का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की तरह क्या करेंगे, जो पूरक कोण था 2 कोणों का योग 90 था, तो 90 में हम लोग दिए हुए सभी कोण का मान को घटा दिए थे। उसी प्रकार समपूरक कोण का योग कितना होता है 180 अंश। तो सभी को 180 से घटा देंगे तो हमारा समपूरक कोण प्राप्त हो जाएगा। तो 180 ऋण कितना कर दिए 70 घटा दिए कितना आ जाएगा 110। उसी प्रकार दिया हुआ है 180 में 0 को घटा देंगे कितना प्राप्त हो जाएगा 180। अगला दिया हुआ है 180 में घटा दिए 120 कितना हो जाएगा 60। अगला है 180 में घटा देंगे 45 कितना हो जाएगा, घटा दिए खांसी ले लिए यहाँ पे 10 में 5 गया 5, यहाँ 7 बचा, 7 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा 135। उसी प्रकार 180 में घटा दिए 50 तो कितना हो गया 130। तो इस प्रकार आप लोग भी घटाकर उत्तर छोटे रूप में लिख सकते हैं। और इनको अभ्यास कीजिएगा, परीक्षा में एक ना एक सवाल जरूर आता है।